करीब 60 वर्षीय एक पुरुष रोगी अपने बेटी के साथ इलाज के लिए आए। इस रोगी का इलाज मैंने करीब 4 साल पहले भी किया था और वे ठीक हो गए थे। करीब 6 महीने के ट्रीटमेंट में पूरी तरह से ठीक हो गए थे। इस बार बहुत दिनों के बाद आए। रोगी आते ही आकर चुपचाप बैठ गए। मैं उनकी हुलिया बता देता हूँ। चेहरे पर झुर्रियाँ और देखने से ऐसा पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंताएं उनके ऊपर हावी है। रोगी कुछ बोले नहीं तो साथ में आई रोगी की बेटी ने कहा, इनको 1 महीने से बुखार आ रहा है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। इनके सेठ इनको बुखार की दवा दे देते हैं और इनका बुखार कम हो जाता है। आप लोगों ने लिखा है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सही है, आवाज़ क्लियर नहीं है। वॉइस इज क्लियर, वॉइस क्लियर है। आप लोग मैसेज ना करें। क्लियर है। आप अपना पर्सनल इंस्ट्रूमेंट चेक करें। ओके, मुझे मैसेज आ रहे हैं चैट बॉक्स में, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। 2 लोगों का आया। इनके सेठ मतलब जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ इनको बुखार की कोई दवा दे दी जाती है और इनका बुखार कम हो जाता है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। कुछ भी तकलीफ़ होता है तो यह घर में बताते नहीं हैं। बहुत दिन पहले इनको बार बार बुखार आ रहा था। एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही थी, फिर भी वे ठीक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आपकी दवा से बीच में बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन अभी फिर से बुखार आ रहा है। यह करीब 4 साल पहले की बात है। वे मेरे पास आए थे, 6 महीने ट्रीटमेंट चली थी और वो ठीक हो गए थे। अभी फिर से बुखार आ रहा है तो वे लोग आए। मैंने रोगी से पूछा, आप खुद से बताइए आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। रोगी देर तक शांत रहे, ऐसा लगा कुछ सोच रहे हैं। मैंने फिर से पूछा, बताइए आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। रोगी फिर भी शांत रहे। मैंने रोगी से फिर से पूछा, क्या तकलीफ़ है। रोगी, बुखार है और तो क्या है, कुछ नहीं है। और कुछ बोले, ऐसे शब्द मैं समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, और क्या हो रहा है। रोगी, बुखार है, सिर दर्द है और धीरे से उन्होंने कुछ कहा। मैंने पूछा, और। रोगी शांत चुपचाप बैठा रहा, मेरी तरफ देखते रहा। रोगी मेरी तरफ शांत बैठे, मेरी तरफ देखते रहा। मैंने पूछा, आपको सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है। रोगी ने कहा, सिर दर्द और चक्कर। रोगी की बेटी, घर पर तो कुछ बता नहीं रहे थे, यहाँ तो बोलते हैं सिर दर्द है। मैंने पूछा, और क्या परेशानी है। रोगी थोड़ी देर शांत रहने के बाद, पैर में दर्द है। रोगी की बेटी, डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको यह सब तकलीफ़ बता रहे हैं, लेकिन घर पर कुछ नहीं बताते हैं। मैंने पूछा, क्या करते हैं घर पर। रोगी की बेटी, इतनी कमजोरी के बावजूद भी यह नौकरी पर जाते हैं। हम लोग मना करते हैं कि आपको कमजोरी ज़्यादा है, नौकरी नहीं जाइए, फिर भी जाते हैं। आपको तो मालूम है, क्योंकि 4 साल पहले भी मैंने ट्रीटमेंट किया था। तो उसने कहा, आपको तो मालूम है कि यह किराने की दुकान में जाते हैं, रोज़ का 100 रुपया ही सेठ इनको देता है। किराने की दुकान में ऐसे सामान देने का काम करते हैं। हम लोग मना करते हैं कि अब आप नौकरी छोड़ दीजिए,
हम 5 बहनें हैं। पहले यह कमाने वाले अकेले थे, लेकिन अब हम लोग कमाने लगे हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, फिर भी यह काम पर जाते हैं। मैंने रोगी से पूछा, आप काम पर क्यों जाते हैं जबकि घर के लोग मना करते हैं? रोगी धीरे से बोला उसने, शुरू से मुझे काम करने की आदत है। रोगी की बेटी, अभी 1 महीने से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, बहुत मुश्किल से भी कोई काम कर पा रहे हैं, फिर भी नौकरी जाते हैं। इनको बुखार हो या सिर दर्द हो, घर में तो कभी बताते ही नहीं हैं। हम लोगों को देखने से पता चल जाता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग पूछते हैं तो दवा दिखाते हैं कि मैं यह दवा ले रहा हूँ, जो कि सेठ ने दवा दिया है वो दिखाते हैं कि देखो मैं दवा तो ले रहा हूँ, और परंतु उनको इन दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहे। धीरे धीरे इनकी परेशानियाँ बढ़ते जा रही है। लगता है उनकी पुरानी बीमारी बढ़ गई है। बेटी ने कहा कि लगता है उनकी पुरानी बीमारी बढ़ गई है, जिसके लिए आपने 4 साल पहले 6 महीने ट्रीटमेंट आपने किया था। लगता है कि वह बीमारी बढ़ गई है। मम्मी ने कहा होम्योपैथी वाले डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, वहीं से 2-3 साल पहले ठीक हुआ था। ये 2-3 साल बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 3-4 साल से ऊपर हो गए थे, 4 साल करीब हो गए थे, इसलिए मैं आपके पास लाई हूँ। मैंने रोगी से पूछा, तकलीफ के समय में आपके स्वभाव में क्या बदलाव आता है? रोगी कुछ नहीं बोले। रोगी की बेटी, यह तो चुपचाप सोए ही रहते हैं, घर में किसी से बात नहीं करते हैं। हम लोग हंसाने की कोशिश करते हैं तो भी अकेले जाकर सो जाते हैं। बोलते हैं आवाज़ नहीं करो। घर के लोग सब उन्हें हंसाने खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये अकेले जाकर सो जाते हैं। बोलते हैं आवाज़ नहीं करो। अगर हम लोग उठाते भी हैं तो गुस्साते हैं, बात भी नहीं करते हैं, उल्टा गुस्सा करते हैं। मैंने रोगी से पूछा, बताइए क्या यह सही बात है? रोगी कुछ नहीं बोले, जैसे कि उन्होंने मेरी बात सुना ही नहीं, और देर तक शांत रहे। मैंने रोगी से पूछा, बहुत देर से आप शांत बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? रोगी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे और न ही कोई जवाब दे रहे थे। रोगी मेरी तरफ देख नहीं रहे थे और जवाब भी नहीं दे रहे थे। कभी मेरी तरफ देखते थे, कभी नहीं भी देखते थे। शुरू में देख रहे थे, बाद में अब नहीं देख रहे थे। मैंने पूछा क्या तकलीफ़ हो रही है? फिर भी रोगी शांत रहे। रोगी की बेटी, डॉक्टर साहब आप दवा दे दीजिए, जो आप पहले दिया करते थे, उसी से वे ठीक हो गए थे। यह तो कुछ बोलेंगे नहीं, आपको इतना यहाँ पर बता दिए, बहुत बता दिए, घर पर तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। मैंने पूछा घर पर क्या करते हैं? रोगी की बेटी, घर पर आते ही सो जाते हैं, काम पर आते हैं और सो जाते हैं। खाने के लिए उठाया जाता है तो गुस्सा करते हैं, सबको बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो, मुझे नहीं खाना है। लेकिन मेरी माँ इनको डांट करके खिला देती है। आजकल चलने फिरने में भी काफ़ी कमज़ोरी हो रही है, दीवार पकड़ के चलते हैं तो कभी गिर भी जाते हैं, पता नहीं दुकान में कैसे काम करते होंगे। मैंने पूछा मम्मी इनको बहुत डांटती है क्या? रोगी की बेटी हाँ धीरे से बोली, हाँ कभी कभी इन लोगों में झगड़ा हो जाता है, तब इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। मैंने पूछा झगड़ा किस बात का है, क्या होता है? रोगी की बेटी, मम्मी बोलती रहती है आपने ऐसा क्यों किया, आपके चलते ही ऐसा सब हुआ। यानी मम्मी इनको बोल बोल करते रहती है, बाकी यह शांत रहते हैं, यह बहुत सीधे साधे हैं, इनकी कुछ गलती भी नहीं रहती है, फिर भी कुछ बोलते नहीं हैं, सब सुन लेते हैं। मैंने भी सब सुन लिया और उपरोक्त अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 200 पोटेंसी में दवा दिया। उसके बाद उनका बुखार और कमजोरी ठीक हो गई और अब वह
ठीक हैं। हाँ, मैंने पोटेंसी 200 और शुरुआत में 3 दिन तक मैंने रिपीट किया था सुबह शाम। कभी कभी एक्यूट केस में मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, 15 मिनट के अंतर पर 3 बार देने के बाद अगर ज़्यादा वीकनेस है तो कभी कभी, ऐसा सब केस में नहीं होता है। इस केस में मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों रिपीट किया, क्योंकि पहले 6 महीने के जो मेरे एक्सपीरियंस थे उसमें थोड़ी सी रिपीटेशन की ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने इस बार शुरू में ही रिपीट कर दिया। मैंने केस को पढ़ा, इतना ही केस है और यहीं से आपको रूब्रिक्स और रेमेडी बतानी है। जी, अब मैं आपको समय देता हूँ। और जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत से लोग पर्सनल में मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार एग्जिट हो जाइए और फिर से रीज्वाइन होइए। शायद आपका इंस्ट्रूमेंट एंट्री करने के पहले ज्वाइन विथ वॉइस ऐसा कुछ मैसेज आता है, यस कीजिएगा। आप फिर से रीज्वाइन होंगे तो आपको आवाज़ आएगी। जी, स्वतंत्र खरे जी ने कहा है इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट। कैसे? शुरुआत में आपको लिख करके जवाब देना है, बाद के मैं 10 मिनट आपको मौका दूंगा आपको बोलने का। जी, आंसर रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, यह मरीज 60 साल का है और उनकी 5 बेटी है। आश्चर्य है ना, कई बार बेटे के चक्कर में बहुत सी बेटियां हो जाती है। और आप देखेंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होती है वे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि मैं कमाने वाला अकेला हूँ, तो घर में कमाने वाला तो कोई चाहिए ना आदमी, तो इसलिए मेल की अपेक्षा में वे बच्चों के संख्या पर ध्यान नहीं देते। जी, बताइए, आपने डिस्टर्बेबर्स इंडिग्नेशन कैसे लिया, कहाँ से इंडिग्नेशन आपको लगा? मोहाले जी, अभी हम आपको बाद में मौका देंगे, अभी आप लिखिए, जो भी प्रश्न आता है मन में पूछिए, लिख के पूछिए, चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए। आवाज़ बीच में ज़्यादा आने लगेगी, फिर हम केस को डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। एक बार केस डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद हम आपको अनम्यूट करेंगे। ड्यूटी डिजायर, एंगर सप्रेशन, रेस्ट डिजायर, ट्रंक्विलिटी डिजायर, डिस्टर्बेबल स्टूबिंग। चलिए, और कोई रूब्रिक्स आपको समझ में आ रही है? और कोई रूब्रिक्स आते हैं? आप लोगों के यह अंदर से दुखी है, बहुत भोला है, बता दीजिए। अब दवा, आपने सभी लोगों ने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स बताए, अब इसकी दवा बता दीजिए। बहुत से लोगों ने मैसेज किया है मुझे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट रीच्ड 100, तो बहुत से लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। पर्सनल में मुझे मैसेज आए हैं, तो जो लोगों को क्लास अच्छा नहीं लग रहा हो छोड़ सकते हैं ताकि दूसरे को मौका मिले।
और कोई दवा? आपने जो भी दवाएं बताई है अभी तक हम सही दवा तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप लोगों को फिर से रिकंसिडर करना पड़ेगा आपके रूब्रिक्स और रेमेडी के प्रति। आपने जो भी दवाएं अभी तक बताया है, रोगी को मैंने न तो पहली बार ये दवा दिया था न दूसरी बार दिया था। आज से कुछ साल पहले भी मैंने यह दवा नहीं दिया था जो दवा आप लोगों ने सजेस्ट किया है। कुछ और समझने की ज़रूरत है इस केस में। जो मैंने अनुभव किया वो आपको स्टेप बाय स्टेप अभी फिर से समझते हैं। आइए देखते हैं, और कुछ लास्ट में आप बताना चाहते हैं तो एक बार फिर से बता सकते हैं। जैसा कि हमारे केस टेकिंग में मैं रोगी के वर्जन से, रोगी क्या कहता है, जवाब क्या देता है, उससे मेरा प्रश्न होता है। मैं कोई नया प्रश्न नहीं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन इस केस में रोगी कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन बेटी जो बता रही थी उस अनुसार से मैंने आगे बढ़ा और जो केस में अनुभव किया वह पूरी तरह से सटीक रही और रोगी बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी से ठीक हुआ। देखते हैं मैंने कैसे इस केस तक पहुंचा। और कोई दवा आपके ध्यान में आ रही है तो आप बता दीजिए। अभी तक आपने वह दवा नहीं बताया जो मैंने दिया था। हाँ, रूब्रिक्स आपके सही हैं, सब सही नहीं है लेकिन नियरेस्ट हैं आप। नहीं, ये सभी कोई दवाइयाँ मैंने नहीं दिया था जो आपने चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। अब रूब्रिक्स कहाँ बनाने होते हैं? रूब्रिक्स कहाँ बनाना है? जहाँ पर कोई इमोशंस हो, कोई भाव हो, कोई चेंजेज हो उसके लाइफ में, या तकलीफ़ के दौरान जो कुछ वह कर रहा हो वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्या चीज़ है जो रोगी को बीमार बनाया है? क्या चीज़ है जो रोगी को आपके पास लाया है? और क्या चेंजेज आप रोगी में देख रहे हैं आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज? ये सभी चीज़ें हमें रूब्रिक्स बनाता है। कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ चीज़ें हमारे लिए रूब्रिक्स होते हैं। जो रूब्रिक्स बनता है वहाँ पर कुछ न कुछ भाव होगा, कुछ न कुछ इमोशंस होगा, चेंजेज होगा लाइफ में। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, रोगी क्या कर रहा है, यह भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ड्यूरिंग द सिकनेस रोगी क्या कर रहा है। आप एक ही दवा को बार बार नहीं लिखिए। आपने लिख दिया, मैंने देखा, जो आपने लिखा वह सही नहीं है, और कुछ सोचिए। चलिए देखते हैं कि इस केस में हमने क्या सोचा होगा। रोगी आकर चुपचाप बैठ गया, चेहरे पर झुर्रियाँ थी और चिंताएं थी। रोगी की बेटी, इनको 1 महीने से बुखार आ रहा है और बहुत कमज़ोर हो गए हैं। इनके सेठ इनको, जहाँ वो नौकरी करते हैं, उनके सेठ उनको बुखार की टैबलेट दे देते हैं, लेकिन उनसे वो ठीक नहीं हो रहे हैं। डे बाय डे उनकी तकलीफ़ बढ़ते जा रही है। कुछ साल पहले आपकी दवा चली थी और ये ठीक हो गए थे। यहाँ रोगी जवाब नहीं दे रहा है। रोगी, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ, रोगी उसका जवाब नहीं दे रहा है। तो हमारा रूब्रिक्स आंसर और क्वेश्चन से संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन और आंसर से संबंधित हमें यहाँ रूब्रिक्स बनाना है। क्या होगा? क्या होगा? चेहरे पर चिंताएं दिख रही है, झुर्रियाँ दिख रही है, एक्सप्रेशन बहुत चिंतित दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप रूब्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि फ्रॉन डिस्पोजिशन हुआ, एंग्सियस हुआ,
या बहुत सारे रूब्रिक्स आपको यहाँ दिख सकता है। बिल्कुल। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने अब सही मेडिसिन का भी नाम बता दिया है। थैंक यू, आपने सही मेडिसिन तक पहुंच गए, आपने सही मेडिसिन बताया। चलिए आगे देखते हैं। मैंने पूछा क्या तकलीफ़ हो रही है। थोड़ी देर तक रोगी शांत है, बोल नहीं रहा है। रोगी ने कुछ ऐसा बोला जो मैं समझ नहीं पाया। आंसर ऐसा दिया जो मैं समझ नहीं पाया। मैंने फिर से पूछा और क्या है। रोगी धीरे से बोल रहा है, फिर शांत बैठ रहा है। रोगी की बेटी ने बताया कि इनको परेशानी बहुत है, घर पर तो कुछ बताते ही नहीं हैं, मतलब परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं लेकिन बताते नहीं हैं। क्या रूब्रिक होगा आप सभी जानते हैं। रोज़ काम पर जाते हैं, परेशान हैं, लेकिन केयर कौन करेगा, घर के लोग। इनका मालिक तो सिर्फ काम लेना जानता है, जब तक जाएंगे काम लेगा। तो तकलीफ़ के प्रति घर में कोई शिकायत नहीं करते हैं। यह इंडिफरेंस सफरिंग है। सफ़र कर रहे हैं लेकिन उनके प्रति उनको कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बीमार हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस में रोगी ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ के प्रति इंडिफरेंस हो जाता है। किसी खास चीज़ के प्रति, काम के प्रति सही है, काम करते हैं, लेकिन हेल्थ के प्रति, सफ़रिंग के प्रति इंडिफरेंस है। सफ़र मतलब झेलना, हैरान होना, परेशान होना, उसके प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। तो यह इंडिफरेंस सफरिंग है। हाँ, एक सूचना और देना है आपको। यह लिमिटेड वर्जन है जूम का। 40 मिनट के बाद यह बंद हो जाएगा। आपको फिर से उसी लिंक से रीज्वाइन होना है। और क्या दिखा आपको। यहाँ तो आपको कुछ बता रहे हैं, घर पर तो कुछ बताते ही नहीं हैं। इतनी कमजोरी के बावजूद काम पर जाते हैं, मतलब वीकनेस के बाद भी ये काम पर जाते हैं। क्या है ये। हम लोग 5 बहनें हैं, चिंताएं तो होगी ही, शादी करना, लेकिन यह कभी अपनी तकलीफ़ किसी को बताते ही नहीं है। बहुत सीधे साधे आदमी हैं। मम्मी इनको बोलते रहती है, लेकिन ये जवाब नहीं देते हैं, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मम्मी इनको डांटते रहती है, फटकारते रहती है, खिलाई देती है। यह क्या है। जब मैं पूछता था तो कभी मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, लेकिन मैं पूछता था उसका जवाब नहीं देते थे। इसका मतलब क्या, वह क्या सोच रहे हैं, मैं बोला क्या सोच रहे हैं, फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। यह क्या है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या रूब्रिक होगा। यहाँ मोटिफिकेशन कैसे पता चला। रिप्रोचेज के नियरेस्ट हैं आप। यह टिमिड नहीं है, कुछ कहना चाहते हैं पर सामने कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि बेटी है, या हो सकता है कुछ और सोच रहे हो। चूंकि रोगी बहुत कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन मुझे उसकी स्थिति समझ में आ गई और एग्जैक्ट
सेम यही कंडीशन कुछ साल पहले भी था, लेकिन कंडीशन कुछ अलग थी, लेकिन मेडिसिन वही आई थी। इस बार भी कंडीशन वही थी, बीमारी वही थी, लेकिन सिम्टम्स अलग अलग थे। और मधुसूदन जी ने बिल्कुल सही रूब्रिक्स बताया। और आइए देखते हैं कि हमने कौन कौन सी रूब्रिक्स लिया था। और अब आप जो दवा बता रहे हैं बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही बताया। यह है इंडिफरेंस टू सफरिंग। मैंने कंप्लीट रिपर्टरी से रूब्रिक्स लिए हैं। इंडिफरेंस टू सफरिंग मतलब जो सफ़र है, जो कष्ट हो रही है, कष्ट के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहे। इंडिफरेंस का मतलब क्या है? कोई ध्यान नहीं देना, कोई उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। नेगलेक्ट करना, अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करना, ध्यान नहीं देना, या दूसरी कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि जहाँ ध्यान देना चाहिए या जो रूब्रिक्स हम लिए हैं उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे। सफरिंग के प्रति ध्यान नहीं है, लेकिन काम के प्रति है। इंडिफरेंस का मतलब हर चीज़ से, अगर इंडिफरेंस केवल रूब्रिक रहेगा तो हर चीज़ से बेरुखी, लेकिन यहाँ अगर सब रूब्रिक सफरिंग है तो सफरिंग के प्रति कोई ध्यान नहीं है। आगे एंसर्स एवर्जन, और आंसर एवर्जन के साथ बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, मैंने कम लिए हैं। लेकिन आंसर्स कन्फ्यूजली एज इफ थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, मैंने कहा ना कि उनका ध्यान कहीं और जगह था। मैं पूछ रहा था बार बार, आप क्या सोच रहे हैं, बोलिए क्या तकलीफ़ है आपको। लेकिन वह एक दो शब्द बोलते थे और फिर पता नहीं और क्या सोचने लगते थे, या ऐसा कुछ बोलते थे। यह तो मैंने 2-3 बार पूछ करके बुखार लिखा है, लेकिन 1-2 बार मुझे समझ में नहीं आई थी। तो ऐसा जवाब दे रहे थे, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। और जब मेरे पास आए थे क्या था? सिटिंग डिजायर्स रैप्ड अप इन डीप सैड थॉट्स एंड नोटिसेस नथिंग एज इफ। मैं उनसे पूछ रहा था क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी हो रही है, लेकिन वह चुपचाप बैठे थे और पता नहीं क्या सोच रहे थे। यह सिटिंग है, सीट रहते हैं, बैठे रहते हैं और कोई डीप सैड थॉट्स में चलते रहती है, क्योंकि चेहरे का एक्सप्रेशन शुरू में ही मैंने बताया कि बहुत दुखी और चिंतित नज़र आ रहे थे। मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, उस पर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगल बगल में क्या हो रहा है उस पर वो नोटिस ही नहीं करते हैं। घर में जब बुखार रहती है तो वो चाहते हैं कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। मम्मी खाने के लिए उठाती है, हम लोग खाने के लिए ही उठाते हैं, लेकिन यह जवाब नहीं देते हैं। पूछते हैं तबीयत कैसी है, फिर भी गुस्साते हैं। एंगर इजली, कंसोलेशन अग्रवेट, डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। हम लोग इनको हंसाने की कोशिश करते हैं। पिताजी थक गए होंगे, हंसी मजाक करके इनको बहलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी यह चाहते हैं कि मुझे चुपचाप सोने दो, तुम लोग डिस्टर्ब मत करो। एंगर इजली, कंसोलेशन अग्रवेट एंड डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। ये चाहते हैं कि मुझे शांति से सोने दो। काम करते करते थक जाते थे, आकर के सो जाते थे, बोलते मुझे खाना भी नहीं है। बच्चे लोग हंसाने की कोशिश करते थे, फिर भी यह बोलते नहीं थे। बोलते थे दूर ही रहो, बात भी मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। एंगर स्पोकन टू मैन। इंडिफरेंस टैसिटन, वह चुपचाप जाकर अकेले में सो जाते हैं। इंडिफरेंस टैसिटन्स, और कुछ मांगते भी नहीं हैं, कुछ कहते भी नहीं हैं। डिजायर्स नथिंग। एक रूब्रिक है ऑक्यूपेशन डाइवर्जन डिजायर फॉर विथ वीकनेस। इतना कमजोरी के बावजूद भी वह काम पर चले जाते थे। घर पर रहते होंगे तो शायद उनको टेंशन ज़्यादा होती है, इसलिए चलते हैं कि काम करो। तो इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी काम पर जाते थे। ऑक्यूपेशन, जो उनका ऑक्यूपेशन है, या माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कॉमा है, मतलब दोनों जगह इस रूब्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड को कहीं काम में ऑक्यूपाइड करना
या माइंड को कहीं और जगह डाइवर्ट करना, ऐसी उनकी इच्छा होती थी तकलीफ़ के बावजूद। कंपनी एवर्जन टू इवन प्लीजेंट, हम लोग सभी बहनें मिल करके हंसाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन हम लोगों के पास नहीं बैठते थे, अकेले जाकर सो जाते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रूब्रिक्स मुझे लगा वो है, माँ इनको ही दोषी ठहराती है, इनकी गलती नहीं भी रहती है। बेटी ने निष्पक्ष बोला कि माँ, पिताजी सीधे साधे हैं, इनकी गलती नहीं भी रहती है तो माँ इन पर झूठे आरोप लगे रहती है कि तुम्हारे चलते इतनी बेटियाँ हो गई, तुम्हारे चलते घर में ऐसी प्रॉब्लम है, वैसा है वैसा है, जबकि ये सीधे साधे कुछ बोलते नहीं हैं। एक्यूजेशन अनजस्ट अग्रवेट, बेटी ने क्या कहा कि जब माँ इनको ज़्यादा डांट देती है, ज़्यादा बोल देती है, तब इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। यह क्या है? एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब कोई आरोप प्रत्यारोप, दोषी ठहरा जाना। कैसा? अनजस्ट। अनजस्ट मतलब अनफेयर, मतलब वह सही तरीके से नहीं, इनकी गलती नहीं है, इसके बावजूद भी इनको दोषी ठहराया जाता है। इससे इनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने भी वही दवा दिया जो आपने कहा जी, हेलिवोरस। और हेलिवोरस दिए जाने के बाद से बहुत जल्दी सुधार हुआ। हाँ, मैंने 3 दिन तक रोगी को सुबह शाम 2 बार रिपीट किया था, क्योंकि पुराने अनुभव में ऐसा था कि मैं दवा देता था, फिर से जल्दी उनको तकलीफ़ 2 दिन 4 दिन के बाद फिर से बुखार आ जाता था, तो फिर से रिपीट करता था, फिर से हो जाती थी। फिर बाद में मैंने एलएम शुरू करवा दिया था। इनको बता दूं, इनको एड्स है, और एड्स के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ कुछ ले रहे थे पहले, फिर भी जब फीवर आते थे तो महीनों 2 महीनों 6 महीनों चलते रहते थे। अभी आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप अपना वीडियो ऑन रखिए। नहीं अब सही होगा, अब चिपकता नहीं होगा ना, तो 2 पे हटा दें घास घास के। आप अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि मुझे भी आपके दर्शन हो। अजीत मिश्रा जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। नमस्कार सर जी। तो मिश्रा जी के पास मैंने कई बार वर्कशॉप लिए हैं बिलासपुर में, और सर की रिक्वेस्ट रहती है, लेकिन समय और हम लोग ब्रुसाली सूर्यवंशी जी, अच्छा आपका नाम ये अलग लिखा हुआ है तो रंजीत यार जी, तो मंथन पटेल जी ठीक है। अब आपने जो केस देखा, आप हाथ रेज कीजिए, अगर कुछ प्रश्न है तो मैं ये जो पुराने जो क्लास हुए हैं उन क्लास में मैंने इस केस की वीडियो भी दिखाया था। जो वर्कशॉप, ये शायद पुणे के वर्कशॉप में या कहीं के वर्कशॉप में यह वीडियो मैंने दिखाई थी केस की। उस वक्त भी मैंने यही दवा दिया था। इन केस में उनको एड्स की तकलीफ़ है, और जब से होम्योपैथिक शुरू हुई है, बीच में तो कांटेक्ट में नहीं रहे, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं और ठीक हैं। हाँ, उनकी एड्स की कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ जो गवर्नमेंट से होती है वह चालू थी, बीच में उन्होंने बंद भी कर दिया था, लेकिन जब से हमने होम्योपैथिक दवा दिया है काफ़ी बढ़िया है और ठीक है। हाँ, बीच में 1 महीने से अभी तबीयत ख़राब हुई थी, बीच में काफ़ी अच्छे थे। उस वक्त मैंने हेलिवोरस दिया था, और अभी भी जो सिम्टम्स आए हेलिवोरस के थे। चलिए, रंजीत आर्य जी कुछ पूछना चाहते हैं, क्या प्रश्न है? सर जी, जी इसमें क्या है ना, नमस्ते सर जी, इसमें क्या है ना
कि एक तो इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट इंडिफरेंस सफरिंग। मुझे तो यहाँ पूरा फिर इंडिफरेंस कंप्लेंट को लेकर के था कि वो कंप्लेन नहीं कर रहा बंदा। टोटल फीलिंग तो हेलिपोरस की ही आ रही थी शुरू से ही लास्ट तक। क्योंकि ये केस ऐसा मिलता जुलता केस मैंने आपके बुक में भी पढ़ा है। ये केस मैंने जब पहली बार आया था 3 साल पहले, तो मैंने ये केस बुक में या कहीं पर मैंने भेजा है। लेकिन अभी 2-3 महीने पहले फिर से आए थे, करीब 3 या 4 महीने हो गए, और तो फिर से सेम सिम्टम्स लगा, लेकिन एक्सप्रेशन कुछ अलग था। कुछ रूब्रिक्स उस वक्त एक्सप्रेशन अलग थे, आज रूब्रिक्स अलग थे। तो कंप्लेन डज नॉट का मतलब होता है रोगी को कंप्लेन होता है, अक्सर होता है। डज नॉट का मतलब ये है कि अक्सर उससे तकलीफ होती है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता है। और कंप्लेन कहाँ किया जाता है? जहाँ से हमें सर्विस मिलती है। डॉक्टर के पास आके कहेगा, डॉक्टर साहब आपकी दवा से फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये कंप्लेनिंग हुआ। लेकिन ऐसे कुछ रोगी होते हैं हमारे पास, उनको तकलीफ होती है, आपकी दवा से परेशानी होती है, लेकिन कंप्लेन नहीं करते हैं। डज नॉट का मतलब ये उनकी टेंडेंसी है, उनकी आदत है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? डज, इस या येस का प्रयोग लगाते हैं। अक्सर उनको तकलीफ होती है, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करते, ये उनकी आदत होती है। इनडिफरेंस, कंप्लेन, डज नॉट। अब इससे थोड़ी सी डिफरेंस क्या है? इनडिफरेंस सफरिंग में आपने प्रश्न पूछा है, लिखा हुआ चैट बॉक्स में आ रही है। 1 मिनट, थोड़ा जरूरी प्रश्न था। हाँ जी, तो आपने बताया नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट दे दिया था, तो बोला था ना दोपहर के बाद का रखिए। वहाँ पहुँचने का कितने बजे का समय दिए? ठीक है, तो मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ, जिनको आपने समय दे दिया है तो चलेंगे। मैं मना कर देता हूँ, जो बुलाने वाले हैं उनको फ़ोन कर दूंगा अभी। हाँ, तो जो समय कहें उस समय में चलेंगे। मुझे अभी एग्जैक्ट बता दीजिए कितने बजे निकलेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर वहीं से चलेंगे, वहीं रहूँगा मैं। हाँ, या फिर आ जाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, जैसा हो बताइए, चलेंगे। ओके ओके, हाँ जी, सॉरी, बीच में फ़ोन आ गया। तो मैं बता रहा था कि आपने पूछा है कि इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट और इंडिफरेंस टू सफरिंग। सफरिंग में क्या फ़र्क है। तो सफरिंग क्या होता है? सफ़र मतलब हैरान होते रहना, परेशान होते रहना। वह हैरान परेशान होता रहेगा, लेकिन उसके प्रति रोगी इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस मतलब ध्यान नहीं देना। वह अपने तबीयत का ध्यान नहीं देगा। मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिन प्रतिदिन मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ, बीमारी से झेल रहा है, परेशान हो रहा है, फिर भी कोई इलाज नहीं करेगा। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस टू सफरिंग। मतलब सफ़र कर रहा है, लेकिन सफ़र कर रहे हैं आप, हैरान परेशान हो रहे हैं, उसको आप केयर तो कीजिए, अपने बीमारी का इलाज तो कीजिए। वह बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अपने सफरिंग के प्रति ध्यान नहीं देता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। छोटा बच्चा है, उसको बुखार रहेगा, मम्मी को शिकायत करना चाहिए ना कि मम्मी इलाज कराओ, तुम तो ध्यान नहीं देती हो, मेरा इलाज नहीं करवाती हो। तो वहाँ कंप्लेनिंग शब्द है, यहाँ इंडिफरेंस है। दोनों में फ़र्क ये है, वहाँ शिकायत करना चाहिए और नहीं करता है, जहाँ ये शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि वर्ड कंप्लेनिंग है, मतलब कंप्लेन होनी चाहिए, लेकिन रोगी कंप्लेन नहीं करता है। कंप्लेनिंग डज नॉट। और यह अक्सर की होती आदत है, उसको परेशानी होती है, बुखार होता है, मम्मी को शिकायत करे, डॉक्टर को शिकायत करे, किसी को बताए कि आप इलाज कराओ, वो कंप्लेन नहीं करता है। और इंडिफरेंस टू सफरिंग में सफ़र कर रहा है, रोगी झेल रहा है, लेकिन उसके प्रति वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, केयर नहीं कर रहा है। क्लियर है? घर आते ही सो जाता है, उसके लिए रूब्रिक क्या होगा? वह है सिटिंग, सिट इन इंक्लिनेशन टू, सिट्स इन डीप साइड थॉट्स,
एंड नोटिसेस नथिंग एज इफ, मतलब अगल बगल घर में क्या हो रहा है हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि घर में समस्या ही समस्या है। बेटी की शादी करनी हो नहीं हो रही है, पत्नी है डांटती रहती है, तो उससे अच्छा है जा कर के सो जाना, अगल बगल की समस्याओं के बारे में सोचता ही नहीं है। यह सीट इंक्लिनेशन है। क्लियर है कपिल जी? फ्रिवुलस का मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह एक्शन में कोई भी एक्टिविटी सीरियसली नहीं लेता है। तो अभी हम लिख करके प्रश्न नहीं पूछिए, आप बोल करके प्रश्न कीजिए, फटाफट हो जाएगा। मैंने आपको हाथ रेज करने के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, हाथ रेज कीजिए, मैं यहाँ से आपका नाम लूँगा और आपको कॉल करना है। जी, लिख करके प्रश्न में लिखने में भी टाइम लगेगा, मुझे पढ़ने में भी टाइम लगेगा, फटाफट बोलिए, समय कम है। हाथ रेज करने का ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन में जाइए, रेज हैंड कीजिए, मैं आपका नाम लूँ और आप प्रश्न पूछिए। जी प्रमिला ओसवाल बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। इस केस को ओपीएम से कैसे डिफरेंशिएट करें? हम मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। कई बार जब हम मेडिसिन अपने दिमाग में लगा लेते हैं तो सही दवा तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें आप रूब्रिक्स बताइए कि कहाँ आपको लगेगा कि ये ओपियम था, और मैं बताऊंगा कि क्यों ओपियम नहीं है। देखिए, जब हम मेडिसिन माइंड में बैठा लेंगे कि ओपियम है कि हेलिवोरस है, तो फिर हम सही नहीं पहुंच सकते। इसलिए सिचुएशन देखिए। अगर आपने पूछ ही दिया तो बता दूं कि ओपियम होता तो क्या होता, क्या होता? ओपियम में क्या है मैं अभी इमेजिन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमने उस तरफ सोचा ही नहीं। हाँ, टोटालिटी लेते हैं, टोटालिटी में जो आगे आता है उसको हम समझते हैं कि क्या रियल में यह हेलिवोरस है कि नहीं। मैंने ओपियम मेरे दिमाग में आया ही नहीं था, क्योंकि उसमें डिस्टर्ब एवर्ज और स्पोकन एवर्जन, इंडिफरेंस टू जो चीज़ें थी वो ओपियम में नहीं है। ओपियम तो अपनी मस्ती में मशगूल है, इसलिए बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर केस कुछ अलग था, इसको चिंताएं थी, दुख था, और मेन अनजस्ट था। इस पर गलत आरोप लगाए जाते थे। बाद में पुरानी कहानी बता दूं तो इसके सेठ बहुत थोड़ा डिक्टोरियल टाइप के हैं। इसको इतना परेशान करते हैं, अगर चावल या गेहूँ अगर चूहे खा गए तो इस पर आरोप लगाते हैं कि तुमने ठीक से ध्यान, बोरी को ठीक से देखा नहीं, उसको सफाई ठीक से नहीं किया, इसलिए चिटिया लग गई, इसलिए चूहे काट दिए। इस पर आरोप लगाते रहते थे पहले के केस टेकिंग में। तो लेकिन यह रूब्रिक्स उस समझ नहीं आया, लेकिन मान सर ने ये रूब्रिक्स को बताया, तब से हम इस रूब्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। अनजस्ट, मान सर जी कहाँ हैं? सर जी नमस्कार। सर जी, आप जब से रूब्रिक्स बताए हैं बहुत साल पहले, मैं इस रूब्रिक को इस्तेमाल करता हूँ, काम करता है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपने शायद अनम्यूट, मैंने एक मिनट, सॉरी। हाँ हाँ जी बोलिए सर। ओके सर। हाँ जी, जी हाँ जी हाँ जी। जी। तो अनजस्ट में मैंने हायोसेम्स भी है, उसका केस दिया था कि अनजस्ट एक्विजिशन एग्रावेट्स। जी, आपने वो बुक में भी वो केस आया है। हाँ जी सर। हाँ। तो इसको मैं थैंक यू इस्तेमाल सर ऐसे करें आगे से ना, केस तो निकाल नहीं पाते दूसरे जो भी है, रूब्रिक करवाने की कोशिश करें। जैसे मैंने कितने केस जो रिपीटेडली आ रहे हूँ, डिलीरियम लाइट डिजायर लेके कलकेरिया से ठीक किए हैं आपसे लर्न करके। हाँ, चलिए, पेपर अच्छा की है। कोशिश करें जो आपने रिपीटेडली वेरीफाई कर ले हो सर। तो इस तरह से ये अनजस्ट वाला भी मैंने इस केस को कल हमारा एक वो रेगुलर क्लास होती है, जूम क्लास, उसमें मैंने एक कौन थी, एक लड़का था, उसको माँ बार बार बोलती थी कि तुमने आइसक्रीम खा लिया होगा इसलिए तुम्हारा गला खराब हो गया। बोलता था नहीं मम्मी, मैंने आइसक्रीम नहीं खाया है। बोले नहीं, तुम जरूर खाया होगा। तो उसको गुस्सा आ रहा था कि मम्मी मुझे झूठ मूठ का आरोप क्यों लगाती है। तो ये
एक्विजिशन अनजस्ट अग्रवेट बहुत अच्छा काम करता है और मैंने इसको बहुत बार वेरीफाई किया, ये वर्क करता है। जी सर जी। और किनका प्रश्न आया है? सुशील कुमार पांडे जी, कहाँ से हैं आप पांडे जी? शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करते हुए आप अपना प्रश्न पूछिए। आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ जी। बोलिए, चेहरा तो दिखाइए। हेलो, जी बोलिए। डॉक्टर सुशील कुमार पांडे सहारनपुर से। जी जी बताइए। सर, मैं इस टेक्निक में नया हूँ। हाँ, जल्दी प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रश्न मेरा ये है कि जरा सा इसको कॉकुलस से डिफरेंशिएट कर देंगे। मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा इतना कम समय में, अच्छा, क्योंकि ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात विषय समझ रहा हूँ बहुत सर जी। बड़ा है। जी कोकुलस को समझना और हेलिबोरस को समझना दोनों में जी काफ़ी जी। डिफरेंस है। किसी भी मेडिसिन की स्टडी के लिए आप हमारी बुक्स पढ़िएगा। हमने 5 हाँ पुस्तकें जी। लिखी है, बहुत अच्छा से कोकुलस समझाया है। कोकुलस जो बुक्स पढ़ लेंगे शायद कोकुलस नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक बार मैं भी एक कोकुलस रहा था। तो मेरा बुक्स पढ़िए, आपको बहुत हिंट मिलेगा। और हेलिबोरस भी, हेलिबोरस के जी भी जी। कई केसेस हमने बुक्स में दिए हैं। बुक्स आपको अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे, या पर्सनल मेरे नंबर पर एसएमएस करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू जी। और कोई प्रश्न शॉर्ट में, क्योंकि समय कम है। और कोई प्रश्न नहीं है? जी नहीं। नहीं, और किसी डॉक्टर का प्रश्न नहीं है तो सब लोग आप एक बार आप लोग पर्सनली मिलिए मुझे, मतलब सामने देखिए, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और बाद में हम लोग बाय बाय करेंगे। फिर अगले क्लास में फिर उपस्थित होंगे। स्वतंत्र खरे जी नमस्कार। चलिए, विनीता तिवारी, आप सभी लोग इस क्लास को अटेंड किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना है तो बताइए। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप अनम्यूट करिए खुद को, आप बोल सकते हैं। आपको मैंने यहाँ से ओपन कर दिया, आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं और वहाँ से बोल सकते हैं। अशोक अवधिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और सिंघारा सिंह जी किधर हैं? को मिलता है, हम लोगों का सौभाग्य है। सर जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मोहाले जी, हम लोग बहुत पहले मिले हैं, बातचीत किए सर हैं। बहुत पहले मिले सर। जी बहुत अच्छा लगा सर, सुबह सुबह मिले हैं वर्कआउट। जरूर जरूर, थैंक यू सर। थैंक यू नमस्कार सर। जी। बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपने हमारी किताबें भी मंगाई है? सर मैंने किताबें भी मंगाई है, बहुत अच्छा लगा सर। संडे को हमको थोड़ा वक्त मिलता है, बहुत अच्छा लगा संडे का मॉर्निंग का टाइम सर। चलिए, आप तो कॉलेज में बहुत बिजी रहते हैं ना। जी सर, आप इसकी रिकॉर्डिंग मिल इसकी जरूर, आपका जो जरूर। इस समय जरूर जरूर जरूर। सर जी भेजेंगे। और जिनको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, आप अपने तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया आप सभी को। और आज के सेशन से बहुत अच्छा सीखने को मिला और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मतलब आपसे लर्न करने का मौका मिला। चलिए, थैंक यू। और आशा है आप आगे भी ऐसे सीखते रहेंगे। जरूर जरूर। जी 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 बोलिए। सर एक रूब्रिक में है रिवरेंस दोज अराउंड हिम और वेनरेशन, इसको कैसे डिफरेंस करते हैं? वेनरेशन और रेवरेंस दोज अराउंड हिम। दोज अराउंड हिम का मतलब है कि जो उनके आसपास में अभी हैं, जो अभी उनके आसपास में हैं, उनका रोगी क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है। जैसे क्लिनिक में कुछ पेशेंट खड़े रहते हैं, कुछ बैठे रहते हैं, कुछ उनके अटेंडेंट आते हैं, तो सबका उचित सम्मान करना। रेफरेंस टू दोज अराउंड हिम, जो भी उनके आसपास में हैं उनका रोगी रेस्पेक्ट देता है।
और वेनरेशन थोड़ा उससे ऊपर की चीज़ है। मतलब जैसे ईश्वर के प्रति, बहुत बड़े ग्रेट व्यक्ति के प्रति जो मेरा सम्मान होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोफाउंड रेस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान देना। रेफरेंस एक लिमिट होती है। हमारे रूब्रिक्स में बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो इंटेंसिटी का फ़र्क है। ये इंटेंसिटी वेनरेशन का बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी के प्रति ग्रेट रेस्पेक्ट रखना, अंदर भी रखना और बाहर भी। रेफरेंस में आपको लगेगा कि ये दिखावा भी हो सकता है, लेकिन वेनरेशन वह बहुत डीप स्टेट है किसी के प्रति सम्मान और इज्जत रखने का। वो आपको दिखेगा भाव में कि रोगी या व्यक्ति कितना भाव से, दिल से, कई बार मुंह दिखाने के लिए बोल देते हैं डॉक्टर साहब आपने आज का क्लास अच्छा है, और कुछ लोग इसको दिल से रेस्पेक्ट से इसको स्वीकार करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि कहेंगे भी, लेकिन उनके चेहरे से, एक्सप्रेशन से दिख जाता है कि वो मेरी क्लास से कितने संतुष्ट हैं। तो यह क्या है? अपने से सम्मानित, रेस्पेक्टेड व्यक्ति के प्रति सम्मान है, इज्जत है, उनके प्रति पूजा है। क्लियर हुआ? उसको हम वेनरेशन कहते हैं। मतलब जैसे भगवान को हम समर्पण करते हैं तो भगवान के प्रति अगर डीप भावना से कोई करता है, रेस्पेक्ट करता है, रेवरेंस देता है, वर्शिप करता है, वह सभी वेनरेशन है। मतलब आदर करना, पूजनीय मानते हुए आदर करना, रेस्पेक्ट देना। जब ये रेवरेंस में अपने सबको सम्मान तो देगा, लेकिन उसके अंदर में भी वो सम्मान होगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो बाहर बाहर से होगा। हाँ, ये शोइंग ज़्यादा है। रेफरेंस टू दोज में किसी के प्रति सम्मान और इज्जत का शो ज़्यादा है। अच्छा, उसमें डीप फीलिंग है। इसमें हाँ, यस सर आइए बैठिए, ऑफिशियली ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं ना ऑफिशियली क्या मतलब? हाँ सर, हाँ उसमें दिखावेपन हो, हाँ भाव है, लेकिन वेनरेशन में थोड़ा डीप है। दोनों में भाव है, दोनों में भाव है, दोनों में फीलिंग है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, और सबको धन्यवाद मैं करता हूँ। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो जी जी। हाँ जी, एक पेशेंट है जिसको सर दर्द हो रहा है और वो उसका बीपी उस समय हाई है, और वो कह रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं खामोश शांत बैठी रहूं और मुझे कोई कहे ना, कोई कुछ कहे ना। तो वो यहाँ पर, और वो अकेली बैठ के फिर अपने फ्रेंड से तो फोन पे बात करती है, लेकिन उसको घर में कोई कुछ ना कहे। तो देखिए, थोड़ा सा सिचुएशन के अनुसार से और कुछ भी हो सकता है। हमारे पास रूब्रिक है क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी, फिर दूसरा है डार्कनेस डिजायर फॉर वांट टू बी लेट अलोन एंड नॉट स्पोकन टू, कंपनी एवर्जन टू लाई डाउन इन कंपनी एवर्जन टू, जिसमें सीपिया और एक और दवा है। तो ऐसे रूब्रिक्स में एग्जैक्ट क्या है उस सिचुएशन के अनुसार से सोचना पड़ेगा। जैसे पूरा केस में स्थिति क्या है, लेकिन ये 2-4 रूब्रिक्स है, आप सोच सकते हैं। पूछिए क्या होता है। मुझे हाँ जी कहे ना, मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस दे दे कि ये करो वो करो, बस मेरे को। तो एक रूब्रिक है एंगर व्हेन obliged टू आंसर। आंसर का मतलब सिर्फ जवाब देना नहीं होता है। कोई मुझे काम करने के लिए मजबूर ना करे, उसका मतलब ही आंसर होता है। कोई मुझे कुछ कहे नहीं, और अगर कोई कहता है और बार बार कहता है तो रोगी को गुस्सा आता है। एंगर आंसर व्हेन obliged टू आंसर। हाँ जी, ये ठीक लग रहा है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, चलिए, अशोक अवधिया जी, सिंघारा सिंह जी किधर है? टीम कहाँ गई? ये एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक। थैंक यू सर जी, आप लोग, टाइम दिया। मैं आपके परीक्षा में सफल हुआ। अरे सर चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं फिर। जी, नमस्ते। थैंक्स टू ऑल, सभी मेंबरों को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो